हाशिए पे खड़े नागरिक जो सबसे मार्जिनलाइज्ड है, उनकी जो बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर है, स्टेट के ऊपर है। नागरिक जो है वो लाभार्थी बन के रह गए हैं। तो हमारी नागरिक से लाभार्थी बनने की जो प्रक्रिया है, ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है। ये जो हमें 2500 रुपया और 2100 रुपया जो दे रहे हैं, ये ठीक है, दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या हमारा नाली और सड़क सुधार देंगे? अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है, वो आ जाएगा क्या? तो ये हमारा वोट खरीद रहे हैं या हमें बरगला रहे हैं? ये हम इतने बेवकूफ हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जहां से शुरुआत किए थे 10 साल बाद भी वहीं पे खड़े हैं। जीविका के ग्रुप में आज भी सिर्फ पैसों 10, 20, 50 रुपए जमा होते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और उसमें से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप की कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ, सिविल सोसाइटी से हूँ और मेरी जो पहचान है वो मैं डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर के तौर पे देती हूँ। बिहार में कुछ समय और दूसरे राज्यों में, खासतौर से गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट रिलेटेड काम करने का अवसर मिला और उस दौरान सबसे ज़्यादा जो समुदाय और सरकार, वेलफेयर स्टेट के साथ जो संवाद एक नागरिक का स्थापित होता है, ये कम्युनिकेशन काम जो हमारा था उसी के इर्द गिर्द रहा। तो मुझे ये बात जो सबसे चुनौतीपूर्ण, बहुत सारी चुनौतियां हैं बिहार में। बिहार गरीब राज्य है, पूंजी की कमी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ज़मीन नहीं है, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडलेस कैजुअल लेबरर्स हैं। तो इस ऐसे बहुत चुनौतियां तो है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो रोल मुझे लगता है वो वेलफेयर स्टेट का है कि सबसे गरीब राज्य में जो वेलफेयर स्टेट की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि आपके सबसे हाशिए पे खड़े नागरिक जो सबसे मार्जिनलाइज्ड है, उनकी जो बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर है, स्टेट के ऊपर है। और इसके लिए अभी के समय, अभी का जो दौर है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का दौर है। और एक समय था जब मैं पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में थी, तब यूपीए के सरकार के टाइम में बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोग्राम, नरेगा, आरटीआई, राइट टू फूड, फॉरेस्ट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, इस तरह के कार्यक्रम और प्रोग्राम्स बने। लेकिन अभी मौजूदा दौर में अगर देखें तो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट में हम नागरिक जो है वो लाभार्थी बन के रह गए हैं। तो हमारी नागरिक से लाभार्थी बनने की जो प्रक्रिया है, ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है। तो जैसे हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये जो अभी डीबीटी जो हम कह रहे हैं कि हर महिलाओं को, और खासतौर से अभी तो पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को बहुत पैसा दे रही है, अलग अलग राज्यों में जा रहा है, 2000 रुपये, 2500 रुपये। अभी दिल्ली में तीनों पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों ने महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए अलग अलग राशि बताया। कोई 2100, कोई 2500, कोई 3000 रुपये देना चाह रहे थे। उसी दौरान एक बीबीसी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप थी जो मैं बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और उसमें मैंने देखा बस्ती की एक साधारण महिला, घरेलू महिला कह रही है बीबीसी संवाददाता को कि ये जो हमें 2500 रुपया और 2100 रुपया जो दे रहे हैं, ये ठीक है, दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या हमारा नाली और सड़क सुधार देंगे? अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है, वो आ जाएगा क्या? तो ये हमारा वोट खरीद रहे हैं या हमें बरगला रहे हैं? ये हम इतने बेवकूफ हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेलफेयर स्टेट का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार में, खासतौर से बिहार में जो पिछले बिहार सरकार की जो परफॉर्मेंस है, जो सीएजी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसकी रिपोर्ट अलग अलग हेल्थ को लेकर के, फाइनेंशियल इसकी परफॉर्मेंस को लेकर के निकलता रहता है। तो मैं कुछ आंकड़े आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हमारे जो सबसे गरीब राज्य का जो वेलफेयर स्टेट है वो कैसे अपने नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं की चिंता कर रहा है।
2-3 ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूंगी। शिक्षा के बारे में काफ़ी साथियों ने कहा कि शिक्षा की जो स्थिति है, खासतौर से उच्च शिक्षा की, उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की है, क्योंकि एक गरीब परिवार का जो सबसे बड़ा, उनकी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर वो कमाते हैं तो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, कि एक हाथ से वो पैसा कमा रहे, मजदूरी कर रहे, दिहाड़ी कर रहे, लेकिन दूसरे हाथ से क्योंकि बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उसकी वजह से दूसरे हाथ से उनका पैसा निकलता जा रहा है। और ऐसे में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी कड़ी है ताकि उनको मजबूती मिले और वो आगे बढ़ पाए। तो हमारी हेल्थ CAG रिपोर्ट में हेल्थ केयर हमारा बिहार का ये 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें अक्रॉस डिपार्टमेंट, पूरे हमारे बिहार में अक्रॉस डिपार्टमेंट 49% वैकेंसी है, यानी कि स्टाफ है ही नहीं, और स्टाफ में डॉक्टर से लेकर के नर्स और लैब टेक्नीशियन सभी कोई। जो डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है, जो WHO ने जो रिकमेंड किया है, उसका बिल्कुल डबल है। वो 1000 पे एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, हमारे यहाँ पे 2100 पर एक डॉक्टर है। शॉर्टेज, हमारी स्टाफ नर्स की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है कि पटना जैसे शहर में 18% है, लेकिन पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में 90% तक है, पूर्णिया जैसे जिलों में 72% है। ये स्टाफ नर्स की शॉर्टेज है। साथ ही साथ जो बुनियादी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसमें भी OT का प्रावधान है और डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, इन सब में बहुत ही भारी हाई रेट में डेफिशिएंसी पाई गई है और CAG की रिपोर्ट में लिखा गया है। उदाहरण के तौर पे कि 67% जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको IFA की टैबलेट्स नहीं मिल रही हैं, न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे चिंटू जी ने कहा कि हमारे यहाँ पे ANC और गर्भवती महिलाओं को सुविधाओं नहीं मिल रही है, और ये जो जनरेशनल पॉवर्टी है, जनरेशनल माल न्यूट्रिशन है, वो कैसे कम होगा जब ये स्वास्थ्य की जो एकदम बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है। ठीक उसी तरह कुछ समय पहले पंचायत 14 फाइनेंस कमीशन जब आया तो पंचायत का विकेंद्रीकरण हुआ। फंक्शनरीज को कहा गया कि पंचायत अब सरकार ऊपर से तय नहीं करेगी, हम सीधा पैसा जो है वो सरकार को देंगे, पंचायत को देंगे, और पंचायत तय करेगी कि उसकी नागरिकों की क्या जरूरत है और उसको कहाँ पे पैसा कैसे खर्च करना है। डेवोल्यूशन, इसमें CAG की रिपोर्ट के हिसाब से पंचायत की 29 काम होते हैं, 29 प्रकार के काम होते हैं जो पंचायत कर सकती है पंचायती राज एक्ट के मुताबिक। बिहार में सिर्फ 20 डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये ट्रांसफर किया है ये फंक्शन को। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे गाइडलाइन भी नहीं बनी है कि ये जो काम है, जो 14-15 फाइनेंस कमीशन के गाइडलाइन को फॉलो करना, हर स्टेट को अपना गाइडलाइन बनाना था कि किसकी क्या रोल होगा, किसकी क्या भूमिका होगी, क्या काम होगा। ये हमारे राज्य में नहीं बना है। और तो और 72% पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी है, मतलब पंचायत में स्टाफ ही नहीं है। खैर ये तो आंकड़ों की बात होगी, लेकिन हम में से जो भी गांव जाते हैं, हमने ग्राम पंचायत ऑफिस को कभी खुला देखा हो जहां पे आम नागरिक आ रहे हैं, अपना जो भी स्कीम प्रोग्राम है, एंटाइटलमेंट्स है वो ले रहे हैं, ऐसा शायद ही कहीं देखा है। मुझे याद भी नहीं कि मैंने बिहार में कहीं देखा हो। सारा जो जिम्मेदारी है वो ब्लॉक ऑफिस के ऊपर रहता है, और कई चक्कर काटते पैसा खर्च करने के बाद भी बहुत समय के बाद काम हो पाता है तो हो पाता है, नहीं तो इंसान हताश होकर छोड़ देता है। तो ये सब बताने का मेरा जो कारण है वो ये है कि इतनी सिस्टम में, किसी भी आम व्यक्ति से पूछे तो कहते हैं कि सिस्टम बड़ा खराब है, यही सिस्टम है, क्या किया जाए। तो मेरे मन में सवाल आता है कि सिस्टम किसका है या कौन है ये सिस्टम के पीछे। हम अक्सर जब हम ऐसे मंच पे बैठते हैं तो हम जनप्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय में जो हमारी सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जवाबदेही तय होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारें, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलेंगी, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो अपनी जगह पे होगा। और इसका जो रिसर्च में और कई वार्तालाप में जो कारण आया कि ये अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ पे इतनी लो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिविक एंगेजमेंट,
नागरिक समाज जो है वो बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये नागरिक समाज का कार्यक्रम है और मैं खुद भी सिविल सोसाइटी से आती हूँ, तो मैं ये खुल के कह सकती हूँ ये बात कि एक लंबे समय से, पिछले 20-30 सालों से जो हमारे सेक्टर का एनजीओ वाले फॉर्मेट में जो काम शुरू हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर की सब कॉन्ट्रैक्टर वाली भूमिका में आ गए हैं। और जो हमारा काम जो एम्पावरमेंट का, पॉलिटिकल एजुकेशन का था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। और इस वजह से जब सिविक एंगेजमेंट कोई भी डेमोक्रेसी में कम होगा तो ऑटोमेटिकली सरकार में जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी एक उदाहरण के तौर पे देखिए, जब सीए एनआरसी की जो बात चल रही थी शाहीन बाग में, उस समय शाहीन बाग में जो आम नागरिक थे वो बड़े, उनके मन में एक भावना थी, वो वहां पे जा रहे थे जिससे जो बन पा रहा था, कोई खाना लेके जा रहा है, कोई वहां पे सिर्फ बैठने जा रहा है, लेकिन वो लोग जा रहे थे। अभी हाल ही में यहाँ पे बीपीएससी के प्रोटेस्ट हुए, मैं बहुत एक्टिव नहीं थी, लेकिन मैं कुछ साथियों की वजह से वहां से जुड़ी थी। सबका कहना है कि कितने महीनों से गर्दनी बाग में बच्चे बैठे हैं, कितने सामाजिक नागरिक समाज के लोग वहां पे गए हैं, उनसे सहानुभूति उनको प्रदान की है, उनसे पूछा है कि आपको क्या जरूरत है, हम भी एक समाज का हम भी सिविल सोसाइटी में एक हिस्सा है और हम आपकी मदद करेंगे क्योंकि आपकी मांग जायज है। पॉलिटिकल पार्टियां गई हैं, उनका क्यों गई, क्या गई, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन नागरिक समाज कहाँ था उस प्रोटेस्ट में? ऐसे बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए, ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है जिसमें हमारा जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, उस पर बिल्कुल उसकी प्रेजेंस नहीं, भूमिका कोई देखने को नहीं मिली। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों पे छोड़ दी गई है। मैं और भी कुछ मैं कहना चाह रही थी, लेकिन समय कम है, तो मैं यही इस मंच से मेरा आग्रह होगा कि नागरिक सिविल सोसाइटी को बिहार में, जब मैं वापस आई थी गुजरात से, मैं 5 साल गुजरात में मैंने काम किया है और मैंने बहुत क्लोजली जो डेवलपमेंट मॉडल है, बहुत ही गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे उसको देखा है। लेकिन उस दौर में भी वहां पर भी कुछ न कुछ हिस्से में, बड़े छोटे हिस्से में, लेकिन सिविल सोसाइटी वहां पे एक्टिव थी। कुछ होता था तो सरकार के पास जाते थे, कम ही लोग जाए, सवाल पूछते थे, आवाज उठाते थे। जब मैं बिहार में आई तो बहुत सारे एनजीओ है बिहार में, कहा जाता है कि कम से कम 3-4 हजार एनजीओ तो रजिस्टर्ड है, एनजीओ दर्पण के हिसाब से देखा जाए। लेकिन जब एक पॉलिटिकल वॉइस की बात होती है तो कहीं भी किसी भी लड़ाई में ज्यादा लोग मुखर होके नहीं दिखते हैं। तो मैं इसी से बात खत्म करना चाहूंगी कि एक तो वेलफेयर स्टेट की भूमिका में जो हम नागरिक से बेनिफिशियरी, लाभार्थी बन के सिकुड़ते जा रहे हैं, और खासकर महिलाएं, एक बड़ा दिलचस्प की एक बात है जो मैं जीविका के बारे में कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत बातचीत होती है। सारे पॉलिटिकल पार्टी है अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम इतने लाख सरकारी नौकरी देंगे और इतने लाख देंगे। सरकारी नौकरी का हिस्सा सिर्फ 1.5 से 2% है। 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर में, 1.5-2% सरकारी है, बाकी प्राइवेट सेक्टर है। लगभग 90% जो है वो असंगठित क्षेत्र है। तो एक बड़ा चुनौती बिहार में ये भी होगा कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार के क्या मायने हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ कि हम इनफॉर्मल सेक्टर की महिलाओं के साथ प्रयोग करें, एसएचजी मॉडल, जो जीविका के नाम से यहाँ जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसका प्रीमाइसिस यही था कि अगर हम गरीब परिवार की महिलाओं को अगर क्रेडिट दें, अगर पैसा दें, तो कुछ अपना रोजगार वो कर पाएगी। लेकिन पिछले 10-12 सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है, और इसको हम दूसरे स्टेट के एसएचजी मॉडल से अगर कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि हम जहां से शुरुआत किए थे 10 साल बाद भी वहीं पे खड़े हैं। जीविका के ग्रुप में आज भी सिर्फ पैसों 10, 20, 50 रुपए जमा होते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और उसमें से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप की कोई बहुत बड़ी वो नहीं निकली। और साथ ही साथ आप जाएंगे तो गांव में ये भी देखेंगे कि महिलाएं बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के ग्रुप से भी जुड़ी हैं, वहां से पैसा ले रही हैं, जीविका के समूह से पैसा निकाल रही हैं और वहां भर रही हैं। ये पूरा वो 3-4 में बटा हुआ है। तो इस पे भी
अगर आप रिसर्च करेंगे तो बहुत वर्ल्ड बैंक के आर्टिकल मिलेंगे, उसमें सब में इस मॉडल की तारीफ है। लेकिन अब ये समय है, मुझे लगता है कि इसको क्रिटिकली देखने की जरूरत है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।